नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे रचनाकार जिनके शब्दों में पहाड़ की गूंज है, संस्कृति की सुगंध है और साथ ही समाज की सच्चाई भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि, रचनाकार, गीतकार और व्यंग्यकार धर्मेंद्र उनियाल धर्मी जी की। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जो आपका स्टूडियो पॉडकास्ट जो आप कर रहे हैं इसके लिए आपको हार्दिक बधाई दे रहा हूं और आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया, जो आपने कहा समाज का दर्पण या समाज का आपने कुछ ऐसा शब्द सच्चाई, तो वो मैं निर्धारित नहीं कर सकता, वो निर्धारित करना समाज का काम है, मेरा काम लिखना है, बाकी वो समाज पे। बिल्कुल सर, समाज ने निर्धारित किया है इसलिए ये शब्द आया है। तो सर, आज की बात शुरू करते हैं जी। सर, सर्वप्रथम आपकी जो रचनाएं हैं, जो शायरियां हैं, जो गीत हैं, वो लोगों के दिलों पे छा चुकी हैं। तो सर, वो जो शुरुआत थी, सबसे पहले आपका लेखन जो कार्य है, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुई थी इस पूरे मैम? सबसे पहले तो आपने प्रश्न ऐसा पूछ लिया, मुझे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। लेकिन लेखन की शुरुआत तो मैं हर साक्षात्कार में जहाँ भी हुए हैं मेरे, मैं यही कहता हूँ कि लेखन की शुरुआत तो अभी भी नहीं हुई है। बस ये है कि कुछ शुरू में व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी लेखक हो, कोई भी रचनाकार हो, पहले शुरू में तुकबंदियाँ लिखता है। फिर जब उसको अच्छे व्यक्तियों से कुछ मिलता है सीखने को, समझने को, तब जाके उसके लेखन में शुद्धिकरण होता है। और संयोग से मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि लेखन की शुरुआत तो पहले मैंने कहा कि मैंने तुलसीदास जी को पढ़ा है, शायद आपसे बात भी हुई थी, उसमें भी बताया था। तो उन्होंने भी स्वांत सुखाई लिखा है, मैं भी स्वांत सुखाई लिखता था। फिर धीरे धीरे अच्छे लोग मिले तो वहाँ से लेखन में एक दिलचस्पी जागी। लेखन में ऐसा लगा कि इस माध्यम से हम समाज को कुछ दे सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सोमेश बोगना जी, वो संस्कृत जो विश्वविद्यालय है केंद्र का रुद्रदेव प्रयाग में, वहाँ पर प्रोफेसर हैं। तो वो कहते हैं कि शब्द यात्रा करता है। बिल्कुल, हम मर जाएंगे लेकिन शब्द जीवित रहेगा। तो उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली और वहीं से, और डॉक्टर एक हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं उत्तराखंड में, शायद आपका परिचय हो उनसे, श्रीकांत श्री जी, तो वो मेरे गुरु हैं। तो जब भी कुछ शुरू में कुछ हम लिखते थे या कुछ भी होता था, वो हमको बड़ा प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ये किया है। बाद में वो हमको हमारी गलतियों पर भी बताते हैं कि इसमें ये सुधार करेंगे तो ये ऐसा होगा, ये करेंगे, मतलब काफ़ी अच्छा डिस्कस है। तो अब जो देहरादून के साहित्यकार हैं उनके बीच में थोड़ा आना जाना हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। बस यही है साहित्य की यात्रा। जी सर, बहुत अच्छी यात्रा है, लेकिन जानना चाहेंगे कि घर में ये जो हुनर है ये कहाँ से आया, कौन था घर में जो लेखन में? नहीं मैम, देखिए मेरे घर में कोई ऐसा हुनर नहीं था, लेखन का कोई ऐसा हुनर नहीं था। बस वैसे मैं विज्ञान का छात्र हूँ, 12वीं तक विज्ञान का छात्र हूँ, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मुझे आर्ट्स स्ट्रीम में जाना पड़ा। तो मैंने एमए में तुलसीदास जी को पढ़ा और वहाँ से जो मतलब एक कहते हैं कि कृपा बोलिए या कुछ भी बोलिए, वहाँ से पढ़ने के बाद एक लेखन के प्रति एक रुचि जागी। और मैंने तुलसीदास जी का ये पढ़ा कि मैं स्वांत सुखाई लिखता हूँ, तो वही अपने अंदर भी है, मैं स्वांत सुखाई लिखता हूँ। अब वो माँ शारदे की कृपा है कि वो कुछ अच्छा करा दे, बस वहीं से लेखन की वो है। उसके बाद तो कई अच्छे लेखकों को पढ़ा, जब या पहाड़ में हम बात करें तो आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जब तक जीवित थी उनकी, तो तब तक उनके भी बहुत अच्छे अच्छे गीत आए। तो उन्होंने कहा मेरी माँ जिस दिन, उनकी माता जी का जिस दिन देहांत हुआ, उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कई गीत मर गए। तो जब उनके लिए उनकी माँ प्रेरणा थी, ऐसे ही मेरे लिए मेरी माँ भी प्रेरणा है। और अक्सर मुझ पर ये आरोप भी लगते हैं कि तुम माँ पर लिखते हो, या माँ पर आरोप तो नहीं है, मतलब अब तो वो बहुत अच्छा है कि आप रिश्तों को जो है शायरी में ढाल लेते हो, ये मेरे साथ वाले कहते हैं। एक शेर लिखा था, शायद आपने भी सुना हो, उसी शेर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो शेर ये था कि मैं ठीक हो जाऊंगी दवाई से बोलती है, मैं ठीक हो जाऊंगी दवाई से बोलती है, माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है। सर बिल्कुल, ये तो बहुत फेमस है और इसे तो सबने सुना होगा, लेकिन आज हमारे बीच में वही शख्स जिन्होंने लिखा था वो आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है।
बिल्कुल सर, जैसे ये यात्रा हुई थी, क्योंकि आपकी कवि सम्मेलनों में जो है आपकी हमेशा भागीदारी रहती है, लेकिन 25 से 30 सम्मेलन आप कर चुके हैं कवि सम्मेलन। सर, जब कवि सम्मेलन में आप शामिल होते हैं तो एक शिशु जब बड़ा होता है तो बड़े होते हुए वो अपने से आगे जो पीढ़ियां चल रही हैं उनका अनुसरण करता है, तो कवियों में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति होती है सर। लेकिन जब अपने से बड़े वयस्क जो लोग हैं इस फील्ड के, बड़े बड़े लोग, बड़े दिग्गज लोग, वो लोग के साथ में मंच साझा करना, कैसा अनुभव होता है सर? मैम, ये तो बड़ा विकट प्रश्न पूछा आपने। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि माँ शारदे की कृपा है कि मैंने डॉक्टर आदरणीय हरिओम पंवार जी के साथ या गजेंद्र प्रियांशु जी के साथ या और भी बड़े कवि हैं, श्रीकांत श्री सर हैं और बहुत मणिका दुबे जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवियों के साथ मंच साझा किया है। और उस समय ये स्थिति ये होती है कि जैसे यूपी बोर्ड के समय पे बोर्ड के विद्यार्थी की जो स्थिति होती थी, जी जी, वही स्थिति होती है कि मंच पर ये दबाव भी रहता है कि मंच पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और ये दबाव भी रहता है कि सामने जो दर्शक दीर्घा है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। क्योंकि कवि सम्मेलनों में मेरा यह मानना है कि कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए वो व्यक्ति जाता है जिसके अंदर कवित्व का बीज है, जो कविता को समझ सकता है, वही कवि सम्मेलन में जाता है। वरना आज की डेट में मनोरंजन के और भी साधन हैं, और मेरा मानना है कि कवि सम्मेलन मनोरंजन का साधन कतई नहीं है। वहाँ से हम कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। तो हमें भी कवि सम्मेलन के मंच पर जब गए तो बड़ी घबराहट भी होती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमको वहाँ से सीखने को भी बहुत कुछ मिला। क्योंकि धीरे धीरे जब हम मंच पर गए तो वहाँ से मंचीय प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए या हमारे शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें मंच से सीखने को मिलती हैं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि मंच में जाकर ही मंच को समझने का और वहाँ सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो और प्रवीण हो जाते हैं आप उस कला में। जी सर, बात करते हैं क्योंकि अभी एक विषय जो बहुत चल रहा है और उस पर आप भी कुछ लिख चुके हैं। अभी विधानसभा में एक चर्चित प्रकरण हुआ था और उस पर आपने 4 लाइन लिखी हैं। सर, वो 4 लाइन क्या हैं? मैम, एक विधानसभा में एक प्रकरण हुआ जिसमें हमारा प्रदेश है उत्तराखंड, मैं सबको यही कहता हूँ कि ये बड़ी शहादत से मिला है। बहुत हमारे माताओं ने, बहनों ने, हमारे बाप दादाओं ने तक बहुत कुर्बानी दी। बाप दादाओं तो मतलब कि मैं पूरे उत्तराखंड के बाप दादाओं की बात कर रहा हूँ। ये हमको ऐसे ही नहीं मिला। एक पहाड़ी राज्य की परिकल्पना थी और पहाड़ी राज्य मिला। ठीक है, उत्तराखंड सबका है ये सब कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड सबका है ये सब समझते नहीं हैं। बस इसी बात की लड़ाई है। तो एक माननीय ने कुछ कह दिया था अभी विधानसभा में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो बस मैंने उनके लिए यही लिखा था कि खाने की जिसको हमने थाली दी, खाने की जिसको हमने थाली दी और कुर्सी भी जिसको गद्दी वाली दी, कल उसी नमक हराम नेता ने गाली भी हमको भद्दी वाली दी, गाली भी हमको भद्दी वाली दी। बहुत सुंदर सर। जो रचनाकार जो होता है वो रचनाओं को बुनता है, यही कवि की मतलब कल्पनाओं को साक्षात करने का एक प्रवीणता है उसके अंदर। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, अब उत्तराखंड की बात हो रही है, शहादत की बात हो गई, तो सर उत्तराखंड में कुछ मुद्दे हैं जो हमेशा से उठते हैं और चुनाव का एक विशेष मुद्दा बनता है। पहला मुद्दा 2 राजधानियाँ। आपने इस पर भी एक गीत लिखा है। सर, वो गीत क्या है, कैसे उसकी शुरुआत की थी आपने? उस गीत की शुरुआत ऐसे भी मैम, देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले जैसे बात हुई कि उत्तराखंड हमारा बहुत शहादत से मिला है और उत्तराखंड जब राज्य बना तो अभी 25 वर्ष के अंदर ही इस पर बहुत कर्ज भी हो गया। जी बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि जब हमारे पास एक हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि आमदनी कम और खर्च ज़्यादा और सेहत कम और गुस्सा ज़्यादा, ये विनाश के लक्षण है। तो वही स्थिति यहाँ पे भी है कि जब हमारी आमदनी इतनी नहीं है तो हमको 2 राजधानियाँ वहन करने का मुझे लगता नहीं कि अधिकार है। या तो आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दीजिए या आप देहरादून को स्थायी राजधानी। खैर, मैं तो नहीं कहूँगा कि देहरादून को बना दो, क्योंकि जब पहाड़ की मांग हुई थी उस समय गैरसैंण को ही राजधानी बनाने की मांग भी रखी गई थी। तो गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी बना दीजिए और समस्या का आधा हल निकल जाएगा। अब 2 राजधानी का हम खर्च ले रहे हैं। तो जिस दिन ये राजधानी बनी थी उसी दिन संयोग से मैंने एक 2 लाइन लिखी कि काम धंधा निछन और राजधानी द्विछन। वो मैंने फेसबुक पर डाली अपने, और वो यही 2 लाइन इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि 1 घंटे के अंदर ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। फिर मैंने उसी दिन शाम को एक कविता लिखी। वो कविता ये थी कि काम धंधा निछन और राजधानी द्विछन, हमने तो क्या मैं बोली नहीं, बोलने वाला भी स्वीछन। बहुत सही। तो वो गीत जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा। अभी भी फेसबुक पर आप देखेंगे तो उस गीत को कम से कम
150-200 शेयर मिले हैं। तो उसके लिए हाँ, मैं गीत की पंक्तियां ही सुना रहा हूँ आपको कि काम धंधा नीछन और राजधानी दुई छन और हमने तो क्या मैं बोली नहीं बोन वाला भी सी छन और ह्यूंद देहरादून माँ गैर सैन मई जून माँ और तुम्हें बोला दीदा भूलो यू भी कोई छुई छन काम धंधा नी छन और राजधानी दुई छन। और कुछ ते समझ आई नहीं, कुछ ते कैन बिंगाई नहीं और सभी रुसिया नी छन खुश भी कोई छन काम धंधा नी छन और राजधानी दुई छन। और कोई पितरों की जय जयकार करना, कोई नेताओं को सत्कार करना और कुछ ते अभी प्रतीत नहीं आणु और कुछ बोना बस छुई छन राजधानी दुई छन और काम धंधा नी छन। और काम धन दुई राजधानी जन दुई कल्याण हो यानी और दुई संविदा पर छन स्थायी अभी कोई नहीं छन काम धंधा नी छन और राजधानी दुई छन। सर ये तो ऐसा व्यंग है, बिल्कुल सच्चाई यही है कि 2 राजधानियां हैं, 2 राजधानियों का वहन, तो ये सर एक समस्या है और इस समस्या पर ही वोट की राजनीति भी होती है। सर इसी तरह से यहाँ के प्रमुख जो मुद्दे पे मुद्दे, एक आपका गीत आया था सर, काफी फेमस वो भी हुआ था सर, वो था भर्ती घोटाला। हाँ जी। तो वो भी बहुत, क्योंकि ये भर्ती, यहाँ पे भर्ती के नाम पे बहुत घोटाले हुए हैं और कई राजनेताओं ने अपनी जो रोटियां हैं वो सेकी हैं उस पर। तो सर वो गीत क्या थी, उसकी कैसे शुरुआत हुई थी और कैसे आपका मतलब वो जो आइडिया आता है ना वो जिस घटना को देख के आता है या नए लोग कैसे उसको नहीं, देखिए मैम, मैंने कहा ना कि जब भी हमारे जिस चीज़ को हम अपना मानते हैं जी, उस पर अगर कोई भी आँच आएगी तो पीड़ा हमको होती है। बिल्कुल। आप भी अपने घर में अगर अपने हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, कोई भी रिश्ता हो, अगर वो हमारे दिल से लगा हुआ रिश्ता है, अगर उस पर कोई आँच आएगी तो पीड़ा आपको होगी ही होगी। तो ऐसे उत्तराखंड के साथ हमारा जुड़ाव है, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं हम। अगर हमारे उत्तराखंड पर कोई भी आँच आएगी, हम आपस में कुछ भी कह दें, लेकिन बाहर वाला कोई कहेगा तो और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। तो ये बाहर से कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोन करके भी पूछा कि यार उत्तराखंड में जो सरकारी नौकरियां हैं ये तो ऐसी मिल जाती है, नेताओं के रिश्तेदारों को मिल जाती हैं या जो रसूखदार हैं उनको मिल जाती हैं। तो फिर जब वो भर्ती घोटाला पेपर में आया तो तब मुझे लगा कि यार ये तो वाकई सत्य है। तो सब जगह भी ऐसा नहीं है, खैर कुछ भर्तियां बहुत निष्पक्ष भी हुई हैं। और जो भर्ती घोटाला था उस पर मैंने एक गीत लिखा, तो वो गीत भी काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो मैं उस गीत की कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ। बिल्कुल सर। कि घोटालों को हलवा पकी और भ्रष्टाचारी खीर, घोटालों को हलवा पकी और भ्रष्टाचारी खीर, उत्तराखंड का हाल वेगन अब दीदा गंभीर और 4 धाम शर्मिंदा छन, नेताओं की करतूत पर देवभूमि की जान अटकी विश्वास का सूत पर। रोज होना घोटाला सी जनता परेशान होएगी, भ्रष्टाचारी नेताओं की उत्तराखंड में शान होएगी। भाई भतीजा नौकरी और जनता दीनहीन होएगी, अपनी विपदा लगौनी ते भैंस का अग्ने बीन होएगी। यख का नेता जनता ते कुछ नहीं चितौना छन, सरकारी नौकरियों में अपना अपना लगौना छन। घोटालों को हलवा पकी और भ्रष्टाचारी खीर, उत्तराखंड का हाल वेगन अब दिनों गंभीर। तो ये थी वो गीत। कभी अगर यूट्यूब पे उसका लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ से मिल सकता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लिखा है और बिल्कुल जो सही स्थिति थी उसी को आपने अपने शब्दों में पिरोया है। सर जैसे आपकी लेखनी है, आप अलग अलग विधाओं पे लिखते हैं, जैसे आप व्यंग्यकार भी हैं, गीतकार आप हैं, शायरी आप करते हैं और साथ में कविताएं भी। सर ये जो अलग अलग विधाएं हैं, इन सभी विधाओं में सबसे आपके हृदय के जो सबसे निकटतम जो आपकी शायरी हैं, कविताएं हैं, वो कौन सी हैं सर, जो आपको हमेशा से बहुत पसंद है? देखिए ये तो बड़ा विकट प्रश्न पूछा आपने। होता यह है कि जैसे माँ के लिए ये प्रश्न पूछा जाए कि आपको 3 बच्चों में से या 2 बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है, बिल्कुल सर, तो शायद एक माँ के लिए ये जवाब देना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। वही प्रश्न आपने भी मुझसे पूछ लिया, तो इसका जवाब ये है कि वैसे तो जो लिखता है आदमी अपने, मैंने कहा ना स्वांत सुखाई लिखता है, तो मैंने भी स्वांत सुखाई लिखा। लेकिन जब मैं कुछ सोशल मीडिया पर डालता हूँ या कवि सम्मेलनों के मंच से पढ़ता हूँ, तो जिस पर दर्शकों की या अच्छे व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं जो मुझे मिलती हैं, मैं उस रचना को अच्छी रचनाओं में मानता हूँ अपनी, और माँ सरस्वती की वो मुझ पर कृपा रहती है। तो 4 लाइनें हैं मेरी, वो बहुत ज़्यादा
हिट भी हुई, मतलब हिट ही कहूँगा क्योंकि बहुत लोगों ने उसको अपने स्टेटस पे भी लगाया, बहुत लोग उसको मानते भी हैं, अभी भी मेरे फेसबुक स्टेटस पे लगी मिलेंगी। और आपको आज वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारा मकान पक्का है, तुम्हें सब आसान दिखता है। तुम्हारा मकान पक्का है, तुम्हें सब आसान दिखता है। मेरा घर रेत का है, मुझे हर घड़ी तूफान दिखता है। और एक माँ थी जो मेरी तरक्की के लिए परेशान रहती थी। ये हर बच्चे के लिए है कि एक माँ थी जो मेरी तरक्की के लिए परेशान रहती थी। और एक शहर है जो मेरी तरक्की से परेशान दिखता है। अरे वाह। एक शहर है जो मेरी तरक्की से परेशान दिखता है। और ऐसे ही एक 4 लाइनें और हैं कि वो इश्क पे लिखी थी। सर, इश्क की बात हो रही है तो कभी कोई ऐसा अनुभव, क्योंकि शेर व शायरी लोग कहते हैं कि हमेशा उसमें इश्क में अगर कोई पड़ जाए, धोखा खा जाए तो शायरियाँ लिखना शुरू। क्या ऐसा सच में होता है? ऐसा सच में नहीं होता, क्योंकि शायर का, कवि का काम है कि वो महसूस करे। अगर हम सारे प्रयोग अपने पे करेंगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए अपने पे प्रयोग नहीं करना है, दूसरे के प्रयोगों से समझना है हमको। तो वो ये है कि जब आपने पूछ ही लिया तो वो ये, उस पर भी 4 पंक्तियाँ ये हैं कि हाँ मैं लिखता नहीं मगर लिखने पड़ते हैं। मैं लिखता नहीं मगर लिखने पड़ते हैं। हाँ लिख भी लेता हूँ अगर लिखने पड़ते हैं। और कोई ये ना समझे कि हमने किया नहीं इश्क, शेर इसलिए भी इश्क पर लिखने पड़ते हैं। वाह, बहुत सही सर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ये जो आपकी जर्नी है उसमें आपने बहुत तरह के पड़ाव भी देखे होंगे। सर, एक कवि के लिए उत्तराखंड जैसे राज्य में किस तरह की चुनौतियां आती हैं सर इस क्षेत्र में? बहुत चुनौतियां हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि यहाँ पर जैसे हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश को मैं साहित्य की भूमि मानता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे बड़े कवि जितने हमने पढ़े हैं वो सारे उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। और उत्तराखंड में भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, जैसे हमारे कुंवर बरतवाल जी हैं या गिरदा हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी वर्तमान में हैं, उनको भी लोग कुछ भी मानते हो, मैं उनको कवि मानता हूँ। वो बहुत अच्छे बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत शानदार कवि हैं। उत्तराखंड में क्या है कि कवि सम्मेलनों का प्रचलन नहीं है। उत्तराखंड में कवि सम्मेलन बहुत न्यूनतम मात्रा में होते हैं और इसलिए उत्तराखंड के जो कवि हैं उनको बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं। तो मैंने एक संस्था है कवियों की, बहुत बड़ी, राष्ट्रीय कवि संगम। जी बिल्कुल, उसके आप मीडिया प्रभारी। हाँ, मैं उसका राष्ट्रीय मीडिया प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हूँ। तो जब मैं राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़ा तो तब हमको पता चला कि कवि सम्मेलन क्या होते हैं, इनका मंच क्या होता है, बड़े कवियों के साथ उनके सामने प्रस्तुति कैसे देनी है। क्योंकि एक साहित्यकार होना अलग है और एक मंच कवि होना अलग है, दोनों में। क्योंकि मंच पर प्रस्तुति देखी जाती है, साहित्य तो कागजों में लिखना है साहित्य के लिए, बल्कि साहित्यकार होना भी बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन मंच पे क्या है कि सीधा जनता से संवाद है और जनता वहीं पर आपका आकलन करेगी कि आप क्या कह रहे हैं और आपकी रचनाओं में कितना दम है, वो वहीं पर निर्धारित हो जाता है। तो उत्तराखंड में कवियों के लिए भी वर्तमान में बहुत चुनौतियाँ हैं। हमने कुछ कवि सम्मेलनों की शुरुआत की थी, बहुत अच्छे मित्र हमारे काव्य जी हैं या और भी हैं, डॉक्टर सोमेश बोगड़ा जी हैं और श्रीकांत जी हैं। तो हमने कुछ कवि सम्मेलनों की यहाँ पर शुरुआत की थी, पर वो क्या होता है कि धीरे धीरे हम किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जी सर। तो जब तक धन का अभाव रहेगा तो वो हम ऐसे साहित्यिक कार्यक्रमों के, साहित्यिक अनुष्ठानों का उनका आयोजन नहीं कर पा रहे हैं इसी चक्कर में, क्योंकि मंच, माला, माइक, सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। जो कवि इतनी दूर से आएंगे उनका सम्मान करना होता है। तो अभी उत्तराखंड में कवि सम्मेलनों का बहुत कम प्रचलन में है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे उसको हम आगे लाएं। जी, तो सर जैसे नए कवि हैं, अगर कोई कवि है, क्योंकि सभी लोग, आपने देखा होगा कि कविताएं तो सभी लिखते हैं, शेरो शायरी बहुत लोग हैं, लेकिन उस मंच तक जाने का जो रास्ता है वो उन्हें नहीं पता। सर क्या रास्ता है वो, कैसे वो आगे बढ़े? मैम देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए डेस्टिनी ऊपर वाला सेट करता है, मैं उससे ज़्यादा किसी को नहीं मानता। फिर दूसरा कि हमारे लेखन में, जो हमारे बड़े कवियों ने हमको बताया कि हमारे लेखन में ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो किसी को छू जाए। दूसरी बात ये होती है। और तीसरी बात, मंच इतनी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि हर फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि एक से एक हमसे भी अच्छी अच्छी योग्यताएं ऐसी होंगी जो अभी मंच तक नहीं पहुंची होंगी, मेरा मानना ये है। तो उसके लिए यही है कि सबसे पहले लिखना है और बिना किसी दबाव के लिखना है और सत्य लिखना है।
क्योंकि आज की डेट में सच सबसे जल्दी वायरल होता है। हम किसी की चरण वंदना और ऐसे वैसे लिखेंगे तो वो एक व्यक्ति विशेष तक, एक समय विशेष तक रहेगा, लेकिन जो हम सत्य लिखेंगे, क्योंकि सत्य तो सदैव है, सनातन है, तो वो हमेशा रहेगा। तो बस इसके लिए यही है कि सत्य लिखना है, अपने आप हमको मंच मिल ही जाएंगे। जी सर, उत्तराखंड में समस्याएं जो हैं हमेशा से हैं, जैसे पलायन है, इसके अलावा यहाँ पे एक समस्या और भी है। एक समस्या है कि आजकल बहुत सारे मीम्स बनते हैं, इसके अलावा बहुत सारे मूवीज़ भी बनी हैं, शॉर्ट मूवीज़ बन रही हैं कि जो उत्तराखंड की लड़कियां हैं, उत्तराखंड में लड़कियों की जो है संख्या कम हो गई है। कम है तो उन्हें अगर शादी के लिए जाते हैं तो उनका पहला कहना होता है कि हाँ देहरादून में मकान हो या देहरादून में प्लॉट हो तो ही शादी, या लड़का दिल्ली में जॉब करता हो। तो सर इस विषय पे कुछ आपका लेख? हाँ बिल्कुल है मैम, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। आजकल की प्रमुख समस्याएं हैं पलायन, और इसके लिए पहले क्या होता है, नौकरियां तो पहले भी सब घर से बाहर करते ही थे, या फौज में थे। हमारे उत्तराखंड के तो 2 रेजिमेंट है, गढ़वाल कुमाऊं 2 रेजिमेंट है, सब रहते थे, सेना में थे। तो लेकिन अब क्या हो गया, उत्तराखंड में देखा देखी होगी और सबने एक मानक स्थापित कर दिया कि जिसका भाबर यानी कि देहरादून, तराई क्षेत्र, हाँ। देहरादून, कोटद्वार और हल्द्वानी, इन 3 जगह जिसके प्लॉट हैं वो आज की डेट में बहुत सफल माने जा रहे हैं, जबकि मैं इसको नहीं मानता। ये कोई सफलता का मापदंड नहीं है। आज की डेट में गांव में भी बहुत अच्छे कोई लोग होम स्टे से ही काम चला रहे हैं। तो इस पर मैंने कविता लिखी थी, वो ऑल इंडिया रेडियो पर भी मैंने सुनाई है। तो आज आपने मौका दिया है तो मैं आपको भी आपके हम जरूर सुनना चाहेंगे, पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा। जी सर। वो हास्य व्यंग है, जैसे कि मैं थोड़ा सा व्यंग लिखता हूँ, और व्यंग इसलिए लिखता हूँ कि व्यंग थोड़ा सा चुभता भी है और थोड़ा सा गुदगुदाता भी है। तो सबको लगेगा कि हाँ बात तो सही है, लेकिन वो थोड़ा सा चुभेगा भी कि ये मतलब सही बोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा चुभेगा भी। तो वो गढ़वाली कविता है, वो हमारे उत्तराखंड की समस्या, इसलिए मैंने लोक भाषा में ही लिखी है कि यूँ जमानू जीर्ण देलू अब अच्छा होते हैं, यूँ जमानू जीर्ण देलू अब अच्छा होते हैं, गरीब आदमी कन के बेवालू अब अपना बच्चों होते हैं। क्या बोलूँ जब यह बात गांव गांव तक जाली, चमोली की नौनी ने पौड़ी को नौन उठुकरे आली, और प्रधान जी की नौनी 6, नौनी 10 फेल 6, 10वीं फेल लड़की के सपने देखिए आप ना। मतलब इसलिए ये लिखना पड़ा कि प्रधान जी की नौनी 6, नौनी 10 फेल 6, माँ तुम्हें की भली बांध पर बाबा जरा टंडेल 6, नौनू भी कुछ कम नहीं छो फौज में सिपाही छो, नौनू भी कुछ कम नहीं छो फौज में सिपाही छो, बल दारू पेड़ों को ऐब को बामणन छिपाए छो, जन्म पत्री जुड़ गई 6, गुण 20 मिल गई छा, लड्डू पकौड़ा हलवा पूरी आपस में बट गई छा, हाथ जोड़े के ब्योली की माँ खूब खुशी मनोनी 6, हाथ जोड़े के ब्योली की माँ खूब खुशी मनोनी 6, बल ब्योला का बाबा अग्ने बार बार आनी 6, बामण ने पातड़ू खोली ब्यो को दिन देखने थे, बामण ने पातड़ू खोली ब्यो को दिन देखने थे, बल बिखोती को दिन होएगी बारात ते भेजने थे, बल फौजी दिदा झुल्द झुल्द नौन ते देखने छो, वी को ध्यान खींचने थे फूल चूरी फेंकने छो। अच्छा। वी को ध्यान खींचने थे फूल चूरी फेंकने छो, नौनी बिसिया कमनी 6 मुगे कर जमी रहे, नौनी बिसिया कमनी 6 मुगे कर जमी रहे, यन दिखौनी जन की फौजी में कुछ कमी 6, बात चित्त होएगी सब पौड़ अब पैटना छा, बल जू भुआ खतेण स्यू अब मेटना छा, बिजली जनी चम उठी बोने लगी सभी धानी, और प्रधान जी की नौनी बल बन की देखा आकाशवाणी, प्रधान जी की नौनी बल बन की देखा आकाशवाणी, होण वाली ब्योली बोनी मैन ब्यो कते निकन, होण वाली ब्योली बोनी मैन ब्यो कते निकन, और चमोली बटी पौड़ी जैक मैन अब कते निमन। अच्छा। चमोली बटी पौड़ी जैक मैन अब कते निमन, कर्ज करा और पात करा और चाहे तुम उधार लिया, कर्ज करा पात करा और चाहे तुम उधार लिया, मेरी गैल गैल तुम अपनी जिंदगी सुधार लिया, और टक लगे कि सुना बात मेरी ढंग से सोच लिया, टक लगे कि सुना बात मेरी ढंग से सोच लिया, बर रिश्ता तब होलू पकू देहरादून पलौट लिया। वाह। रिश्ता तब होलू पकू देहरादून पलौट लिया, और बामण ने पूछी नौनी नौना मत कोई खोट नहीं, और रिश्ता टूटी ये बात पर देहरादून पलौटनी। सर बहुत बढ़िया सर, क्योंकि ये बात तो हर जगह आती है कि लड़कियों की ये शर्त रहती है, और आपने उन्हें बहुत अच्छे से
बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता है सर। कविताओं की बात हो ही रही है तो आपकी एक बहुत शानदार कविता जो आपने, गीत है शायद होली पे आपका, हाँ जी, है ना? हाँ जी। सर होली हमने सुनी काशी की, है? हाँ, अक्सर वहीं की हाँ, बात होती मथुरा है, की, बनारस हाँ, की, मथुरा की है बात, ना? हाँ जी। और उस पे हम होली में, हमारे यहाँ 2 दिन का हिसाब भी होता है कि भाई आज की होली वहाँ हाँ, कब है, बरसाने जी, की जी, होली, जी, जी, ठीक है बरसाने। सर। लेकिन हमारी जो मतलब जो हमने पढ़ा अयोध्या की होली, सर अयोध्या की होली इन होली से अलग कैसी है और ये कैसे कल्पना मतलब आपने की थी सर? पहले उसकी शुरुआत की कहानी बताइए। हाँ, इसकी शुरुआत की कहानी ये है मैम, मैंने भी बरसाने की होली सुनी, जैसे आपने सुना मथुरा की होली सुनी, ब्रज की होली सुनी, मतलब इसी क्षेत्र की होली बिल्कुल बहुत होली, बहुत फेमस होली है, बहुत प्रसिद्ध होली है। और हमारे जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है उसकी होली भी बहुत प्रसिद्ध बिल्कुल है। सर। होली बैठ की होली होती हाँ, है, बैठ की लगभग एक सप्ताह तक, एक महीना पूरा चलता है जी। तो फिर मेरे दिमाग में आया जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, जी जी तो मैंने कहा कि अब राम मंदिर बन गया है तो अब वहाँ की होली कैसी होगी। जी। तो बस उसी को ध्यान में रखकर मैंने एक छोटी तो नहीं कहूँगा, मतलब रचना है जी सर, सुनाइए। तो उस होली का वर्णन नहीं है, बस जैसे कि अब होली भी आ ही गई निकट है, बिल्कुल सर, अब तो आपने ये मौका भी अच्छा चुन लिया, तो मैं उस होली का वर्णन बता रहा हूँ आपको। अयोध्या की होली जो मेरे जहन में चली कि सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में। राम का वनवास भी पूरा हो गया, मंदिर भी बन गया, अब सब कुछ हो गया, तो अब होली होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये है कि सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में, फूलों की रंगोली होगी अब की बार अयोध्या में। और इसका पहला बंद है कि रंग हरा बसंती लाल होगा, गालों पर गुलाल होगा, और सीता जी के गाल रंगे हुए टीका राम के भाल होगा, और अक्षत के संग रोली होगी अब की बार अयोध्या में, सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में। और सीता जी का वर्णन देखिए कि सकुचाए लज्जाए सीते, सकुचाए लज्जाए सीते, बैठेंगे जब राम समीपे, और भरत लक्ष्मण रंग लगाए, उर्मिला तब जल से सींचे, और भीगी चुनरी चोली होगी अब की बार अयोध्या में, सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में। और रघुराई जब रंग उड़ाए, भगवान राम जब रंग उड़ाने के लिए आए हैं, कि रघुराई जब रंग उड़ाए, गणपति के सिर माथ लगाए, रघुराई जब रंग उड़ाए, गणपति के सिर माथ लगाए, और देख के सीता की भीगी देह को राजीव मन ही मन हर्षाए, और खूब हंसी ठिठोली होगी अब की बार अयोध्या में, सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में। और हम और आप क्या करेंगे? हम और आपका भी तो दायित्व बनता है कि मंदिर के प्रांगण में आकर, और मंदिर के प्रांगण में आकर खुश होंगे सब रंग लगाकर, और मंदिर के प्रांगण में आकर खुश होंगे सब रंग लगाकर, राम विराजे सीता जी संग मीठा बीड़ा पान का खाकर, और भक्तजनों की टोली होगी अब की बार अयोध्या में, सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में। और भगवान श्री राम से मैं हम सब के लिए क्या मांग रहा हूँ कि हमको दे दो ये वरदान, हमको दे दो ये वरदान, प्रभु बना रहे ये स्वाभिमान, और होली के रंगों से महके, होली के रंगों सी महके सबके जीवन में मुस्कान, और भरी हुई हर झोली होगी, भरी हुई हर झोली होगी अब की बार अयोध्या में, सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में, अक्षत के संग रोली होगी अब की बार अयोध्या में। बहुत सुंदर कल्पना सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। भगवान राम जो हैं वनवास काट के अपने घर में विराजित हैं, और उसके बाद इतनी सुंदर मतलब किस तरह से वो अपने परिजनों के साथ में होली खेलेंगे और भक्तजन किस तरह से उसे देखेंगे। बहुत अच्छी कल्पना धन्यवाद सर। कल्पनाओं की बात है क्योंकि कल्पनाशीलता कवि का पहला गुण जी, है। जी। तो इसी कल्पना जो शीलता है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और सर आप अभी वर्तमान में उत्तराखंड की स्थिति जो है जिस पे बहुत बवाल मचा हुआ है, भू कानून। जी। भू कानून की घोषणा हो गई है, ठीक है,
वेट कर रहे हैं कि कागज कब आए, सब उसी की प्रतीक्षा में है और हर कोई अपनी बयानबाजी कर रहा है। लेकिन उन बयानबाजियों से हट के एक कवि क्या सोचता है भू कानून को लेकर, इस पे कुछ? भू कानून बहुत अच्छा विषय है और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मेरी समझ है, अगर हमको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो भू कानून और मूल निवास, ये दो होने उत्तराखंड में बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जैसे हिमाचल हमारा निकटवर्ती, तो वहाँ पर भू कानून लागू है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वहाँ शायद कोई बाहर का व्यक्ति भी ज़मीन नहीं खरीद सकता, ऐसा ही कुछ नियम है। तो मैंने इस पर आज से लगभग 2 साल पहले गीत लिखा था भू कानून पर भी। तो वो गीत काफ़ी मतलब उसमें भी रहा, वो चर्चाओं में भी रहा, क्योंकि वो 2 साल हो गए उस गीत को। पर मेरा ये मानना है कि मैंने उत्तराखंड के कोई भी ऐसा मुद्दा जो उत्तराखंड के लिए ज़रूरी है, भगवान ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी है कि मैंने उस पर अपनी लेखनी जरूर चलाई है। और मेरा ये भी मानना है कि जिस पर मैंने लेखनी चलाई है उस पर उसे भी पसंद किया और उस पर मुझे सफलता भी मिली है। तो मैंने भू कानून पे एक गीत लिखा था, उस गीत की कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ कि पटवारी जी है अमीन, पटवारी जी है अमीन, करत जराई छानबीन, पटवारी जी है अमीन, करत जराई छानबीन, दिल्ली बम्बई वाला किले उत्तराखंड में लेना जमीन। सब बाहर के लोग हैं, मतलब अगर यहाँ पर उत्तराखंड की पॉपुलेशन देखें तो आधे से ज़्यादा लोग जो है बाहर के हैं और उनका रोजगार भी यहीं है। बिल्कुल, उनके फार्म हाउस हैं यहाँ बड़े बड़े, अगर आप देखेंगे अपने सराउंडिंग में आपको मिल जाएंगे। नदी जंगल पहाड़ पाखा दलालुन मार्या डाका, कैन 20 नाली अंगेटी और कैन खेची बीघा 3, दिल्ली मुंबई वाला किले उत्तराखंड में लेना जमीन। और कुछ खरीदना लालच मार, कुछ व्यापार की हालत मार, कुछ न कुंडली मारे आली और कुछ न लेनी गरीबों की छीन, दिल्ली बम्बई वाला किले उत्तराखंड में लेना जमीन। तो ये पूरा गीत है, बड़ा लंबा है, तो इसका भी अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक आपको दे दूंगा। बिल्कुल सर, आप भेजिएगा। और बहुत खूबसूरत सा लिंक है सर, क्योंकि अभी ये समस्या जो है ज्वलंत मुद्दा है और उत्तराखंड में हर कोई, आप अगर उठा के देखेंगे सोशल साइट तो हर जगह बहस छिड़ी हुई कि भू कानून। लेकिन वर्तमान में अगर भू कानून, क्योंकि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उत्तराखंड में अगर यहाँ के लोग नहीं रहेंगे, बाहर आके रहेंगे, बाहर के लोग अगर यहाँ आके रहने लगे तो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी वैसे ही होती जा रही है। अभी कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने छोड़ दी हैं, लेकिन अगर बाहर के लोग आके बसेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो बचा कुचा है हमारे पास संजोई वो भी हम पूरा खो देंगे जी। सर, एक आखिरी प्रश्न, लेकिन बहुत लोगों की ये रहती है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि कवि जो है हर चीज़ पे लिखता है। सर, अभी जो वर्तमान, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी उस दौर की है जब अभाव होते थे, अभाव बहुत ज़्यादा संपन्नता नहीं थी और सभी एक ही मतलब कोई ऊंचा कोई नीचा इस तरह का कोई समाज में होता है, समाज एक रूपता थी समाज में। लेकिन अभी जो स्थिति है, हमारे से बाद जो अभी जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी जो है सर, इसकी जो सोच है, जो समझ है, जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं कि बच्चे जो हैं पेपर में नंबर नहीं आए, 1 नंबर रह गया, ये परसेंटेज नहीं, तो सुसाइड। मुझे याद आता है कि हम लोगों के समय में या हमसे पहले की पीढ़ी, हाई स्कूल पास करना एक बड़ी बड़ी चुनौती होता था, चुनौती था। मतलब लोग सुनने में आता था कि अरे 5 साल हो गए या 6 साल हो गए, इस तरह की बातें आती थी, क्योंकि कोर्स उस तरह का था जब हम यूपी बोर्ड में होते थे कभी, वो उस दौर की बात है। लेकिन सर, आज क्या है, शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा में काफ़ी सुधार भी आया है, काफ़ी सरलतम हो गई है, मतलब अगर कंपेयर करें पुराने से। तो सर, इस स्थिति में अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो सुसाइड पे कुछ लिखा है सर आपने? नहीं, देखिए मैम, इसके लिए लिखा तो मैं अभी सुनाऊंगा आपको, पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। संयोग से मैंने भी यूपी बोर्ड से ही 10वीं और 12वीं किया। उस समय पे मैं कह रहा हूँ उपलब्धि होती थी कि अगर किसी ने 10th या 12th पास कर दिया। अब हम उसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ, हमने अपने बच्चों पर शिक्षा का एक दबाव डाल दिया। इसके लिए भी हमने मानक सेट कर दिया है कि अगर पड़ोसी का बच्चा 90% ला रहा है और हमारा बच्चा 89 ला रहा है, तो हम उसको कहीं ना कहीं ये टीज़ कर रहे हैं कि वो देख, हम उसको उदाहरण दे रहे हैं उसका। तो मेरा ये मानना है कि हमको सबसे पहले तो इस परिपाटी से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है। बिल्कुल सर। हम 70%, जो जैसे मैं हूँ, मेरी भार क्षमता उठाने की क्षमता अगर 5 किलो है और कोई मेरे ऊपर 10 किलो रख देगा
तो मेरी दब ही जाऊंगा। मैं दबना ही है, स्वाभाविक है। तो बच्चों पे भी मेरा ये मानना है कि बच्चों पे जो हम दबाव डाल रहे हैं शिक्षा के लिए कि भाई तू ये कर ही कर या तुझे ये करना ही करना है, अब ये बदलना होगा हमको, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि बच्चे मानसिक दबाव ले रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि अगर हमने माँ बाप के सपने पूरे नहीं करेंगे या हम अपने परसेंटेज हमारी इतनी नहीं आएगी तो उनको भी समाज में नीचा देखना हो जाएगा और हमारे माँ बाप को भी समाज में देखना नीचा हो जाएगा। तो बच्चों ने भी वो उसको ये ले लिया है। तो मैंने इस पे भी लिखा था, एक पिता के दृष्टिकोण से लिखा है मैंने खुदकुशी पे, कि अब इतना भी संगीन जुर्म आज कौन करे, अब इतना भी संगीन जुर्म आज कौन करे, इन बूढ़े माँ बाप का लिहाज कौन करे, इन बूढ़े माँ बाप का लिहाज कौन करे। और एक खुदकुशी क्या हुई है जब से बिरादरी में, एक खुदकुशी क्या हुई है जब से बिरादरी में, बाप सोचे बच्चों को नाराज कौन करे, बाप सोचे बच्चों को नाराज कौन करे। जी जी सर, तो ये जो लाइंस थी वाकई आजकल जो माँ बाप हैं वो वास्तव में उनके मन में एक डर सा हो गया कि बच्चे को अगर कुछ कह देंगे जी तो कहीं बच्चा गलत राह पे ना चला जाए, क्योंकि गलत राह बहुत आसान लगने लगी है आज के बच्चों को। तो सर इसी चर्चा में अब अंत में एक आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आपका कोई कविता है तो आप उसे प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए। मैम ये तो आपने बड़ा, सर कोई भी जो आपके दिल के सबसे करीब, क्योंकि आपके सबसे दिल के करीब जो है वो आपकी माँ है, तो अगर माँ पे कुछ लिखा है तो सर ज़रूर। जब माँ की बात आई है तो मेरा एक शेर अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे भी डाला था, वो माँ के दृष्टिकोण से लिखा था मैंने, उसको बहुत अच्छे मंचों तक ले गए। उसका श्रेय भी एक कवि हैं बहुत अच्छे राजस्थान के, डॉक्टर विनीत चौहान सर। विनीत चौहान जी ने पढ़ा, उन्होंने फिर उसको जगह जगह भेजा। उसके बाद वो शेर पहुंचा डॉक्टर हरिओम पंवार जी तक, ओके, जो ओज के बड़े बहुत मेरठ के बहुत बड़े कवि हैं, उन तक वो पहुंचा। उन्होंने उस शेर के लिए मुझे स्पेशल फ़ोन किया कि बेटा बहुत अच्छा लिखा है तूने और ऐसे ही लिखते रहना, बहुत आशीर्वाद दिया। तो बहुत 2 पंक्तियां हैं, एक शेर में 2 ही पंक्तियां हैं। तो वो ये था कि उसका बच्चा गूंगा था जी, उसका बच्चा गूंगा था, माँ समझी मैं बह रही हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे ही फिर जब माँ की बात आई है तो 4 पंक्तियाँ और हैं कि ना बोला दिल ने जाने को तो फिर नहीं गए, ना बोला दिल ने जाने को तो फिर नहीं गए, नज़रों में दुनिया वालों की हम गिर नहीं गए, और होना है तो हो जाए कोई देवता नाराज, होना है तो हो जाए कोई देवता नाराज, हम दिल दुखा के माँ का कभी मंदिर नहीं गए। खूब सर, बहुत ही सुंदर सर। तो सर माँ की बात हुई है तो सर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी माता जी जब आपकी कविताएं सुनती है और कैसे आपकी प्रशंसा करती है एक माँ। देखिए माँ के लिए तो उसका बच्चा कुछ भी काम करे ना वो प्रशंसनीय ही होता है। बिल्कुल सर। लेकिन जैसे मेरे लिखे हुए गीत या मेरी कविताएं जब, या मैं कई कवि सम्मेलनों में अपनी माँ को भी अपने साथ ले गया, अपने परिवार को ले गया, हाँ जी ये सौभाग्य भी मिला मुझे। तो मेरी मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होता है कि अगर हम बच्चे माँ बाप के सामने कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी तरक्की कर रहे हैं, या कुछ भी उनको समाज से ऐसा मिल रहा है कि उनके बच्चे समाज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो जो आशीष मिलता है, उनकी आँख के जो आंसू होते हैं, मतलब खुशी के आंसू, वो मुझे बहुत सुकून देते हैं। और मैंने गढ़वाली गीत भी मेरे ख्याल से 20 लिख दिए होंगे। तो मेरा ये ध्येय है कि मैं कभी भी ऐसे गीत ना लिखूं, या कभी भी ऐसी कविताएं ना लिखूं, या कभी भी ऐसी रचनाएं ना लिखूं जो मैं अपनी माँ को ना सुना सकूं, अपनी बहन को ना सुना सकूं, या अपनी पत्नी को ना सुना सकूं, या अपने बच्चों को ना सुना सकूं। मैं ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं करना चाहता। जैसे आजकल आप देख ही रहे होंगे कि कई कंटेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आजकल कई वायरल कंटेंट ऐसे भी हो रहे हैं कॉमेडी के नाम पे कि उस समय तो ठीक है उनको मिल जाती है प्रसिद्धि, लेकिन क्या वो कंटेंट या वो रचनाएं या वो स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ भी है वो अपने परिवार को दिखा सकते हैं क्या? तो बस मेरा जो अपना मुझे जो प्राप्त हुआ है वो इतना ही हुआ है कि मुझे जो भी लिखना है, मुझे जो भी पढ़ना है, या मुझे जो भी सुनाना है, कोई समाज का व्यक्ति ये ना कहे कि तुमने इस रचना में समाज के प्रति ये गलत अवधारणा डाल दी है, या समाज को तुमने इससे गलत संदेश दिया है। बस इतना ही ध्येय है।
सर बहुत सुंदर आपका वो है कि आपने खुद को एक क्राइटेरिया में रखा है कुछ लोगों को कि अगर लिखना है तो सबके लिए लिखिए, अगर चोरी से लिखा तो लिखा क्या हुआ, बस कुछ इस तरह से ही कह सकते हैं। तो सर फिर आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तो आपने आज सुना एक ऐसे रचनाकार की कहानी को जिसने उत्तराखंड के चर्चित मुद्दों से लेकर ज्वलंत मुद्दों तक को अपनी लेखनी का कमाल। वो रचनाएं करता है अपनी माँ के लिए, वो रचना करता है समाज के लिए, वो रचना करता है पलायन पे, वो रचना करता है भूकानून पे, और उसकी लेखनी निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसी सोच के साथ, इसी कामना के साथ आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।